ओके सो स्वागत है आप सभी का। चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और पिछली क्लास में खत्म किया है परफेक्ट कंपटीशन। कौन होता है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस मेकर? जल्दी जल्दी बताते रहो, ये रैपिड फायर की तरह बताया करो स्टार्टिंग वाले। इंडस्ट्री और कौन होता है प्राइस इंडस्ट्री टेकर? फर्म ठीक है, अब मैं लाइन बोलूंगा उसको कंप्लीट करना है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म कैन सेल डैश अमाउंट ऑफ आउटपुट एट डैश प्राइस। कांस्टेंट प्राइस। उससे पहले भी था एक डैश। रिपीट करो। A firm can sell dash quantity of output at dash price. As much as they want. Any quantity at the fixed price. Yes, any quantity at the given price. ठीक है, उसके अलावा इसके कुछ फीचर्स जल्दी जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी जल्दी बता दो। देखो तुम लोग कितने हो, 7 हो, और इसके जो मेजरली फीचर थे वो 7 ही थे। ठीक है, Very AR MR और डिमांड का आपको छोड़ के बाकी। very large number of consumers and producers. वेरी लार्ज नंबर ऑफ Homogeneous बायर्स एंड product. सेलर, होमोजीनियस गुड, बहुत ही बढ़िया। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और आगे A profit. क्या प्रॉफिट? अरे वो एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और बताओ भाई। परफेक्ट Knowledge about the market. नॉलेज। परफेक्ट Mobility. मोबिलिटी, मतलब क्या है इसका, मैं भूल गया मोबिलिटी का। किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या किसी भी गुड को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। ठीक ये है, तो बोल दिया था। परफेक्ट नॉलेज था वो अलग नहीं, वो एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था कि कोई खर्चा नहीं होता कि सामान को इधर से उधर भेजने में, या फिर कोई खर्चा नहीं होता एडवर्टीजमेंट का, क्यों? क्योंकि सबको सेम जैसी चीज तो बेच रहे हैं, राइट? सो ठीक है बेसिकली। और फिर बाकी AR और MR की कर्व कैसे की शेप क्या होती है? AR और MR की क्या शेप होती है भाई? हॉरिजॉन्टल पैरेलल। Horizontal वाह parallel भाई to वाह, x वाह भाई वाह, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। और डिमांड कर्व की क्या शेप होती है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे वाह, ठीक है। सो डिमांड कर्व की हॉरिजॉन्टल पैरेलल शेप होती है बिकॉज होमोजीनियस गुड्स हैं, वही मतलब रीजंस वगैरह देखना, उन सबके इम्प्लीकेशंस पढ़ना है। तो दैट वाज द परफेक्ट कंपटीशन। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की। जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो उसके अंदर हम इसके 3 छोटे छोटे बेबी हैं। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है? जो परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो Heterogeneous. इम्परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जो परफेक्ट नहीं होता। अब इसके होते हैं क्या? जहाँ पे गुड्स हेटेरोजेनियस होते हैं nature जहां में। पर गुड्स हेट्रोजीनियस होते हैं, यहाँ बिल्कुल सही, इसका एक ये सबसे मेजर फीचर है, राइट? इसके अंदर ना हमारे पास 3 आ जाते हैं। मैंने रेवेन्यू के टाइम भी बोला था कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, राइट? जब हम मार्केट फॉर्म्स कर लेंगे तो आप और डिटेल में और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जो हमने वो AR और MR कर्व करा था ना, कैसा होता है कैसा नहीं होता, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था AR भी और MR भी, राइट? सो हमने कहा था कि और उसको बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना हमारे 3 आ जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 3? एक आ जाता है हमारा मोनोपोली। क्या आ जाता है एक हमारा? मोनोपोली। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा मोनोपोलिस्टिक। राइट, और तीसरा आ जाता है हमारा ओलिगोपोली। तीसरा हमारा क्या आ जाता है? ओलिगोपोली। ठीक है, पहला आया मोनोपोली, दूसरा आया मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा क्या आ गया? ओलिगोपोली। अब ये मोनोपोली से क्या समझ में आता है तुम लोगों को? क्या होता है ये मोनोपोली? ये सर एक गेम का नाम होता है जिसमें बिजनेस जैसा कुछ होता है। ये गेम का नाम होता है। वाह, सबसे बढ़िया आंसर जो मोनोपोली मेरे को मतलब मिला कि है वो है अपनी किसी को अपनी मार्केट में आने नहीं देना, मतलब अपनी पूरी गेम जमा के रखना, मतलब कि तुम ही यहाँ के सेलर हो और किसी को आके मत। अच्छा, हम ही हम हैं। ठीक है, सो हाँ।
अच्छा एक बात देखो ना, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो, वन। तो मोनो सिंगल कॉम्पिटिटर होता है, राइट, सिंगल मोनो का मार्केट। मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनोपोली ग्रीक वर्ड से आया है। मोनो का मतलब होता है क्या? सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये सिंगल कौन सा, मतलब अकेला, ये वो वाला सिंगल नहीं है, सिंगल रिलेशनशिप वाला। ठीक है, तो ये सिंगल मतलब अकेला, सिंगल। राइट, तो ये तो हो गया मोनो, सिंगल। और दूसरा वर्ड जो होता है, एक होता है पोलस। पोलस का मतलब होता है सेलर। क्या मतलब होता है उसका? सेलर। राइट, सो मोनोपोली ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब है क्या? सिंगल सेलर। ठीक है, सिंगल सेलर बोलते ही चीजें क्लियर हो जाती हैं भाई। सिंगल सेलर मतलब सिंगल सेलर डोमिनेट द मार्केट। ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो सिर्फ वही बना रहा है। राइट, ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो सिर्फ वही बना रहा है, सिर्फ वही बेच रहा है। तो इंडस्ट्री भी वही है और फर्म भी वही है। राइट, एक प्रोडक्ट है जो एक्स बेचता है, तो एक्स क्या हो गया? फर्म। वो प्रोडक्ट सिर्फ एक्स ही बेचता है, तो वो एक्स क्या हो गया? इंडस्ट्री। यस और नो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। वीडियो ऑन कर लो सारे। सर आज ना वाईफाई नहीं चल रहा, हमेशा कुछ ना मैं कुछ डाल। बहाना, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। सर बहाना जिसको नहीं, करना है कितना कर लो, नीचे ही जिसको होगा। नहीं करना, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना मत करो। सब बंद कर दो, कर दो, सब बंद कर दो। रिया, उत्कर्ष, आप लोगों ने कोई बुरा काम थोड़ी ना किया है। आपको क्यों सजा देनी है? आप भी बंद कर दो। राइट, सो ओके, तो अब हाँ, तो हमने क्या कहा कि भाई मोनोपोली मतलब, मोनो मतलब सिंगल, पोलस मतलब सेलर। एक ही सेलर है जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। ठीक है, उस सेलर को ही सामान, एक जो सामान वो बनाता है वो सिर्फ वही बेचता है। तो मतलब अगर मैं बात करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर यहां पर लेना चाहूं, रेलवेज जो है एक सर्विस है। राइट, रेलवे क्या है? एक सर्विस है। तो अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, इसका सेलर कौन है? इसका सेलर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या हो गई? फर्म हो गई। राइट, इंडस्ट्री क्या होती है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, A group of firms selling the same product. सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। राइट, ग्रुप ऑफ फर्म्स सेलिंग सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट। राइट, तो यहां पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ही चलाती है रेलवेज, और कोई तो चला ही नहीं सकता। पिछली बार भी मैंने बताया था ये चीज। राइट, तो क्या मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट ही फर्म भी है, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री भी है? यस और नो? सो मोनोपोली की एक खास बात हमें पता लग गई, क्या? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी फर्म एंड इंडस्ट्री। राइट, सो कोई डिफरेंस नहीं है फर्म में और इंडस्ट्री में। और क्या एग्जांपल हो सकता है? दिल्ली जल बोर्ड। राइट, दिल्ली जल बोर्ड गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट चलाती है उसको। सर आप हाँ बोलो। अभी आप क्या कह रहे हो, फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क ही नहीं रह गया ना, क्यों? क्योंकि एक ही फर्म है, मतलब गवर्नमेंट ही है, वही इंडस्ट्री है अपने आप में, है ना? राइट, सो हाँ, तो अब भाई कोई फर्क ही नहीं रह गया, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है। तो मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अब आ जाती है प्रॉब्लम वाली बात। फर्म और इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस सर नहीं है। हाँ बोलो विधि। ये और मोनोपोलिस्टिक ना हमारी टीचर ने नहीं करवाया, कटवा है, दिया। हाँ, ओलिगोपोली करवाया इसमें बस। ओलिगोपोली तो हट गया सिलेबस से। नहीं, बस ओलिगोपोली हमें करवाया, बाकी ये दोनों नहीं करवाए। तो आपको मैं अलग से करा दूंगा विधि ओलिगोपोली, बिकॉज ओलिगोपोली सिलेबस से हट गया है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक सिलेबस में है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपको सर ओलिगो हमारी टीचर पागल है। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलते।
सर पढ़ गलत लिया होगा। ठीक है, बाकी ये है कि विधि अगर आपको मैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक करा दूंगा ना, उसके बाद आपको ओलिगोपोली ना वैसे ही समझ आ जाएगा ज्यादातर, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स सर आता सेम है। ही है, पेपर हो चुका है हमारा वैसे। अच्छा, पेपर हो गया, ओलिगोपोली आती है। ओलिगोपोली करा भी दिया, पेपर भी ले लिया। हाँ, Okay. अभी फर्स्ट टर्म में आया था। हाँ बट ठीक है, बट विधि फिर भी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक ध्यान से सुन लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लास्ट तक आते आते ना ये करा देंगे ये भी, राइट। सो बिकॉज ये जरूरी है काफी। तो अच्छा, अब देखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट हमको वो बेचता है, देखो एक टर्म होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब तुम एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मार्केट हम पिछली बार कर चुके हैं, वो कौन सी थी? imperfect परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सारे गुड्स जो थे वो एक दूसरे के क्या थे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे। एक की जगह दूसरा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा टर्म होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? कोलगेट की जगह तुमने कोई और टूथपेस्ट ले लिया, राइट, पतंजलि ले लिया, क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोका कोला की जगह पेप्सी ले ली, क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक्वाफिना की जगह बिस्लेरी ले लिया, क्लोज सब्स्टिट्यूट। बट क्या मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है तुम्हारे पास? कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट है? पानी का कभी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ है, या रेलवे का कभी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ है? बताओ। नहीं सर। तो सर एक, हाँ बोलो। इसमें फर्म और इंडस्ट्री सेम है जैसे, हाँ तो प्राइसेस को कितना लोगों का फायदा उठा सकते हैं अगर ज्यादा प्राइसेस भी आ रहे हैं, अभी इस पॉइंट के बाद उसी पे तो आ रहा हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। इतनी बात समझ में आई सबको? पहले बताओ कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। यस और नो तो बोलते रहो सारे। यस सर। अब भाई Yes, sir. क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आ गई है प्रॉब्लम वाली बात। सर जैसे अगर सोचा जाए हाँ जैसे रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट, अब जैसे हाँ बोलो। इलॉजिकल हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली हमारे नहीं कभी कभी सर, दिमाग में आता है कि रोड के थ्रू हम जा सकते हैं या फिर एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं। बट द थिंग इज, जो प्राइजेस हैं और जो कॉस्ट आती है, दैट इज लाइक सो डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग, इसलिए रेलवेज का कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कहला पाता है ना। तो हमारे दिमाग में, सर जैसे हाँ लोकल ट्रेन होती है मुंबई में, हाँ, अगर वो मुंबई में मेट्रो ले आओ, वो लोकली हो गई ना, वही बात हो गई कि जो मेट्रो है उसकी एक रीच है, जो ट्रेन है वो उससे 20-50 गुना ज्यादा बड़ी लाइन होती है ट्रेन की, राइट। मेट्रो जो है वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को मदद करेगी, होता है ना जैसे दिल्ली एनसीआर जैसी इंटरस्टेट मूवमेंट में, राइट। बाकी कहीं पर भी वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि रेलवेज का कभी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे रेलवेज तो क्या है, मेरे ख्याल से 50,000 किलोमीटर की तो लाइन है रेलवेज की, शायद ऐसा कुछ है, राइट। सो सर हाँ बोलो विधि। ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही कर रखा है, अभी देख रही हूँ मैं सामने अच्छा, पीडीएफ कुछ नहीं होता, रखी है। कुछ नहीं किसने कट रखा है? आपके स्कूल में ना? नहीं, सीबीएसई वाले में से मैंने डाउनलोड कर रखी थी ना, डिलीटेड सिलेबस की शीट, वहां पर हो रखा है। एक मिनट रुको। हमारे 20 मिनट वेस्ट। ओके, सो मोनोपोली के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि आप एक ही सर्विस के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज कर सकते हो, जैसे कि हमारा दिल्ली जल बोर्ड करता है, राइट, जैसे कि हमारा टीपीडीडीएल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिल्ली के अंदर। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे वही बिजली मिलेगी, बट महंगी मिलेगी। कमर्शियल पर्पस के लिए पानी यूज करोगे तो वही पानी मिलेगा, बट महंगा मिलेगा, राइट। तो जैसा कि अर्पिता ने बोला कि भाई अगर हमको सेम ही एक ही इंसान बेचने वाला होगा और वो चीज हमारे लिए इतनी जरूरी है खरीदना, तो उससे क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। सिलेबस में नहीं है ये, बट फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कर लो, बट इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं? दिल्ली जल बोर्ड, राइट। ओके, तो ये तो हमने बात करी किसकी? मोनोपोली की।
मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक जो है ना यार, वो एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना है। मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन से मिलकर बनता है क्या? हमारा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट का जो टूथपेस्ट है वो बनाने वाली कोलगेट ही है या कोई और भी बना सकता है? बताओ बताओ। कोलगेट ही है। कोलगेट का जो टूथपेस्ट है वो तो सिर्फ कोलगेट ही बना सकता है, राइट? तो उस सेंस में तो क्या हो गई ये मोनोपोली। कोलगेट टूथपेस्ट is manufactured only by Colgate, राइट? बट क्या टूथपेस्ट बनाने वाली सिर्फ एक ही फर्म है या बहुत सारी फर्म है? बहुत सारी। सारी है। उस सेंस में हो गया ये परफेक्ट। देयर आर मेनी फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग द टूथपेस्ट, राइट? सो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को मिलाकर ये हमारा बना है, राइट? सो कोलगेट एक पर्टिकुलर ब्रांड की अगर हम बात करें, ठीक है, नाइकी के शूज की अगर हम बात करें, एप्पल के आईफोन की अगर बात करें, तो एप्पल का आईफोन एप्पल ही बनाता है, बट स्मार्टफोन्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट? ऑल्दो मोबाइल फोन्स का एग्जांपल एग्जैक्टली मोनोपोलिस्टिक में फिट नहीं बैठता, ठीक है, टूथपेस्ट का बैठता है, राइट? तो मोनोपोलिस्टिक की खास बात क्या होती है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। खरीदने और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं मोनोपोलिस्टिक के अंदर, बट इतने ज्यादा नहीं होते जितने परफेक्ट में थे। परफेक्ट के अंदर सेलर और बायर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता था मार्केट पर, यहां पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, कि थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। वहां पर होमोजीनियस गुड्स बनाए जाते थे, यहां पर क्या बनाए जाते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। साथ साथ आंसर दे लो, राइट? सो यहां पर कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? किसी के टूथपेस्ट में नमक है तो किसी में चीनी है, राइट? मतलब कुछ भी है, अलग अलग है सब में, जो भी है, ठीक है? कोई कुछ दे देता है तो किसी में कोई जड़ी बूटियां डाल देते हैं, राइट? मतलब कहने का मतलब है देयर इज स्लाइट डिफरेंस, ठीक है? किसी के अंदर तूफानी ज्यादा है, कुछ थंडर, टेस्ट द थंडर में, राइट, और दूसरे में कम है। ओके, सो देयर इज ऑलवेज सम डिफरेंस बिटवीन द गुड्स सोल्ड बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और अगर मोनोपोलिस्टिक। ज्यादा डिफरेंस हो तो? क्या? और ज्यादा डिफरेंस हो तो? मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं समझा नहीं क्वेश्चन। जैसे कोई टूथपेस्ट के नाम पे कुछ और दिखे जा रहा है। नहीं नहीं, टूथपेस्ट तो होना ही चाहिए ना, जैसे मतलब टूथपेस्ट के नाम पे और क्या ही देगा? टूथपेस्ट ही देगा, टूथपेस्ट के नाम पे चौक थोड़ी ना देगा। नहीं मतलब ज्यादा डिफरेंस वो हमें लगता है ना, इंग्रेडिएंट्स अलग हो। कहने नहीं, इंग्रेडिएंट, हाँ वो कोई नहीं, वो फर्क वो डिफरेंशिएटेड गुड्स में ही आएगा। डिफरेंशिएटेड गुड्स मतलब कि दो गुड्स अलग हैं बट दे बिलोंग टू द सेम जेनेरिक कैटेगरी, राइट? कि दोनों हैं टूथपेस्ट ही, दोनों अलग तरह के हैं बिल्कुल टूथपेस्ट। ओके, सो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, बट कार्बोनेटेड ड्रिंक में बहुत सारे आ जाती हैं। अब वो उसमें आपको क्या बोलते हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, राइट? सो हाँ, सो ये सब चीजें हो गई हमारी। सो दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में ही एक बात जो आपको याद रखनी है, अगेन ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, रेवेन्यू में भी मैंने बताई थी, यू कैन सेल मोर आउटपुट ओनली बाय Only at the same price. ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर बात कर रहा हूं मैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अगर हाँ, तो आपको ज्यादा सामान तभी बेच सकते हो अगर आप अपने प्राइसेस को कम करोगे। अब किसी किसी के दिमाग में आया किसी में कि मैं मोनोपोली में ऐसा कैसे कह सकता हूँ? वो तो नेसेसरी गुड है, खरीदना ही पड़ेगा, है ना?
आता है ना कभी कभी कि भाई मोनोपोली तो नेसेसरी गुड है, वो तो खरीदना ही पड़ेगा, पैसे बढ़ा दिए तो भी लेना पड़ेगा पानी तो। बस हम ये कह सकते हैं, मैंने एक चीज आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कराया था, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक दोनों सिर्फ किताबों में ही होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन है दोनों। बोला है ना हमेशा मैंने ये बात कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पानी जैसी चीज का भी जब रेट बढ़ता है ना तो हम उसकी वेस्टेज कम कर देते हैं, राइट। तो अगर उसका रेट बढ़ेगा तो हम थोड़ी सी डिमांड तो कम कर ही देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी डिमांड कम करेंगे, बट थोड़ी सी डिमांड कम कर देंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में ही यू कैन सेल मोर आउटपुट, यू कैन सेल मोर आउटपुट एट लेसर प्राइस। बस एक फर्क है क्या, यहां पर जो डिमांड है, प्राइस अगर आपने बढ़ा भी दिया तो क्या बहुत ज्यादा कम होगी या बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? बताओ, मोनोपोली के अंदर आप प्राइस बढ़ाने से क्या डिमांड बहुत कम हो जाएगी या सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा। तो यहां पर जो डिमांड होगी वो क्या होगी? लेस इलास्टिक डिमांड, राइट। और अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें, यहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है, अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा कम हो सकती है। तो यहां पर कैसी डिमांड होगी? हाईली इलास्टिक। मोर इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक डिमांड। यहां पर जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनेगा? स्टीपर। और यहां पर कैसा बनेगा? यहां पर कैसा बनेगा? फ्लैटर, राइट। सो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, ये लाइक दैट इज प्रॉपरली क्रक्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू शुड नो। अब आ जाते हैं ओलिगोपोली पे। ओलिगोपोली जो कि आपके सिलेबस में है इस पर, राइट। सो ओलिगोपोली इज अगेन, वो आया है एक ग्रीक वर्ड से। ओलिगोपोली हमारा आया है किससे? एक ग्रीक वर्ड से, जिसमें ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और पोलस का मतलब होता है क्या? पोलस का क्या मतलब होता है? सेलर्स। सेलर्स। ओलिगोपोली भी हमारे आसपास हमें काफी जगह देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? ओलिगोपोली का मतलब है क्या? फ्यू सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, that is control the major portion of the market। मार्केट के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाने वाली बहुत सी फर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वो चीज बना रहे हैं, बट सिर्फ कुछ ही फर्म्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर अपना मेजर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन्स बनाने की कंपनियां आपको क्या लगता है कम होंगी? बहुत सारी कंपनीज होंगी, ऐसी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी स्मार्टफोन बनाने की, हमें पता भी नहीं है। बट अगर हम बात करें इस मार्केट को डोमिनेट करने की, अगर हम बात करें कि 100 में से 80 फोन्स जो बिकते हैं, वो 80 फोन्स में कितनी कंपनियां आती हैं? मुश्किल से 5 कंपनीज आती हैं। यस और नो? राइट, यस सर। है ना। फोन्स बनाने की 10-15 कंपनीज होंगी, और मैं 10-15 भी क्या, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा कंपनीज होंगी, 10-15 तो मैं कम बोल रहा हूँ। बट अगर हम बात इंडिया करें, में हाँ सर इंडिया के कहाँ होंगी अंदर, इतनी सारी? अरे बहुत का हमें पता नहीं होते। कई कई ये अगर हम जाएंगे ना ये गफार जैसी मार्केटों में, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आपको मिल जाएंगी, हमें पता ही नहीं होगा ये क्या है, ये है क्या चीज, ये फटेगा तो वहां नहीं तो है। नकली होते हैं सर ना, हमने तो कंपनियां हाँ, नहीं है, नकली है। अब उत्कर्ष वो तो नकली का वही तो डुप्लीकेट। बात, डुप्लीकेट नहीं कह रहा मैं। मान लो एक कंपनी बनी हुई है वहां पे आर ए, राइट, आर ए फोन्स, अब है तो ब्रांड ही ना वो भी, आर ए फोन्स भी, आर ए फोन्स भी है तो ब्रांड नहीं, ही मैं ना। गफार का बता रहा हूँ।
हाँ मैं गफार में कह रहा हूँ ना, मान लो कोई आर ए फोन करके एक कोई फोन बिक रहा है वहां पे, आर ए फोन, हाँ मतलब स्मार्टफोन। उसके घर सर पे वो तो बनाया ये, हुआ है। तो सर वो आर ऐसे भी हाँ तो हो सकता है। एक मिनट दीक्षा, हाँ तो वही वही उत्कर्ष, वो जो आर ए स्मार्टफोन है तो वो भी कंपनी ना, है तो वो भी अपने आप में एक ब्रांड ना, बट उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, तुम कह लो कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट में, है ना? यही बात हो गई ना उत्कर्ष? हाँ हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ दीक्षा आप बोलो। सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कोई कंपनी बना रही है, कोई भी मोबाइल बना रही है, उसने आर्य कंपनी ने ले लिया, अपना नाम दे दिया, तो वो हाँ थोड़ा ना वैलिड होगा। नहीं बट आर्य कंपनी अपने आप में तो आर्य कंपनी है ना। अब वो आर्य कंपनी का फोन, चाहे वो मैं कह रहा हूँ वो आर्य कंपनी साल में शायद सिर्फ 1000 फोन बनाती है, राइट, बट वो एक कंपनी है। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ जो आप भी सोच रहे हो कहीं ना कहीं, कि फर्क क्या पड़ता है, वो कंपनी हुई ना हुई बराबर है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ना, वो कंपनी हुई ना हुई बराबर है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओलिगोपोली मार्केट वही होती है जहां पर सामान बनाने वाले लोग तो बहुत हैं, बट जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो मेजर कंट्रोल है, वो रफली 5-6 फर्म्स का रहता है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट बुक्स वगैरह में जनरली 5-6 फर्म्स का जिस मार्केट में, जिस इंडस्ट्री में मेजर कंट्रोल हो, राइट, वो मार्केट कहलाती है हमारी क्या, ओलिगोपोली। तो हमारी कंट्री में हम स्मार्टफोन्स की मार्केट को कह सकते हैं कि भाई इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय फ्यू सर पर कंपनीज। वो फर्म्स होंगे जिनको ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा होता, तो वो 2-4 साल में बैकआउट तो कर ही लेंगे ना, कि कुछ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और ऐसी 2-4 और आ जाएंगी इतने टाइम में, फिर 2-4 साल बाद वो बैकआउट कर देंगी और ये चीज चलती रहेगी, ठीक है ना? इसी वजह से बिग फिश ईट्स ऑल द स्मॉल फिशेस, राइट। सो स्मार्टफोन्स हो गया, उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, अगर हम कार्स की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी कह लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अगेन डोमिनेटेड बाय ओनली फ्यू प्लेयर्स, ठीक है। अब आप अगर बात करो स्मार्टफोन की मार्केट में, अगर हम बात करें तो कौन है डोमिनेट करने वाले, मेजर पोर्शन किसका है? सैमसंग का, राइट। उसके अलावा आईफोन को नहीं ले सकते हम उसमें, काइंड ऑफ ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, बिकॉज आईफोन महंगा फोन है, उसके तो सर खरीदने। महंगा की बात हुई ना, कंपटीशन की बात है, नहीं कंपटीशन भाई, मैं नहीं भाई, मैंने क्या बोला, फ्यू सेलर्स कहा गया डोमिनेट द मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आप पोर्शन वैल्यू को ले रहे हो या वॉल्यूम को ले रहे हो। अगर आप वैल्यू को ले रहे हो तो आप आईफोन ले सकते हो, बट अगर आप वॉल्यूम को ले रहे हो, जो कि जनरली वॉल्यूम को लिया जाता है कि मेजरली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किसके ज्यादा बिक रहे हैं, उस केस में आप आईफोन को नहीं ले सकते, बिकॉज नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय आईफोन आर वे लेस देन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय एनी अदर कंपनी लाइक सैमसंग और अगर हम जैसे हम्म, मार्केट एडवर्टाइजमेंट वगैरह का पार्ट ले, तो जैसे ये सैमसंग, एप्पल हाँ। और इनकी जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक शेयर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। एडवर्टीजमेंट की बात नहीं हो रही, एडवर्टीजमेंट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो आप कितना भी कर दो, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ कैश रिच यू आर, ठीक है। आप जितना एडवर्टीजमेंट करना चाहो कर दो। एडवर्टीजमेंट में तो माइक्रोमैक्स ह्यूज जैकमैन को लेकर आ रहा था, राइट। सो एडवर्टीजमेंट में तो जो छोटे ब्रांड होते हैं कभी वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, डायमंड का चिप सलमान खान को लेकर आता है, राइट। सो हाँ डायमंड चिप्स आता वीवो है एड आईपीएल में, स्पॉन्सर कर रहा है। एग्जैक्टली। सो हाँ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर है वो कौन है हमारे, मारुति हो गया, राइट। उसके अलावा अपना टाटा हो होंडा, गया, होंडा। होंडा हो गया और hyundai हो गया, बाकी सारे और बिकते हैं। टाटा का मार्केट में स्टैंड कर रहा है। अरे टाटा, अरे भाई टाटा सेकंड लार्जेस्ट वो है मैन्युफैक्चरर कार्स का, वो समझ नहीं आता, वो धीरे, वो बड़ा साइलेंट प्लेयर है, वो आगे आगे बढ़ता रहता है। सो राइट, सो ये हो गया हमारा क्या, ये 4 कंपनीज हो गई। तो दिस इज ओलिगोपोली, राइट। तो ओलिगोपोली के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, राइट। सो ओलिगोपोली, सबसे पहला हमने क्या बोला, ओलिगोपोली में क्या होते हैं हमारे फ्यू सेलर्स, ये मैंने आपको बता दिया,
ठीक है, फ्यू सेलर्स डोमिनेट दी मार्केट। ओके, फ्यू सेलर्स डोमिनेट दी मार्केट। और अगर हम यहाँ पे गुड्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड गुड्स। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। होमोजीनियस एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप सीमेंट की बात करो, सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी भी कंपनी का लो वो सेम होता है। जो एक बेसिक सीमेंट आता है वो आप किसी भी कंपनी का लो, जेके का लो या अंबुजा का लो या एसीसी का लो, राइट, सारे सीमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, बिकॉज उसकी एक बेसिक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई हुई है किसने, गवर्नमेंट ने, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीमेंट बनाना पड़ता है। बट फिर भी जेके हो गया, अंबुजा हो गया, एसीसी हो गया, और कामधेनु नहीं, एक आधी और कंपनी है, इन्हीं का सीमेंट ज्यादा बिकता है, बाकियों का सीमेंट उतना नहीं बिकता। इन्हीं का सीमेंट ज्यादा बिकता है, बाकियों का सीमेंट इतना नहीं बिकता। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट तो हर कोई सेम बना रहा है, बट फिर भी कुछ ही लोगों का प्रोडक्ट एक का नहीं बिक रहा, वो ना तो मोनोपोली जैसा कुछ हो जाता, कुछ लोग हैं, राइट। सो when firms compete on the basis of homogeneous products, it is known as प्योर ओलिगोपोली। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर ओलिगोपोली, राइट। राइट, इतना समझ में आया। हाँ, तो उत्कर्ष तुम ये कह रहे हो कि भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है वहां पर तो हम ये कहते हैं कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स ही होते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स ही होते हैं। तो यहाँ पर हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे लेकर आ रहे हैं। इसका सिर्फ यही रीजन है कि बहुत बहुत ही थोड़े से गुड्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, राइट। सो ओलिगोपोली अपने आप में ना एक एक्सेप्शन है, राइट। आगे एक और पॉइंट आएगा इसका ऐसे एक्सेप्शन जैसा। तो होमोजीनियस गुड्स यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। इवन पता है, अभी मेरे से भी तुम बात करोगे, मेरे को सीमेंट के अलावा पहले एक एग्जांपल याद आ रहा था, अभी मैं वो भी भूल गया हूँ। तो दो एग्जांपल से ज्यादा याद नहीं आ पाते, राइट। सो अगर हम मेजरली इम्परफेक्ट कंपटीशन को कभी भी एक्सप्लेन करते हैं तो हम यही बोलते हैं क्या, कि भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन इज द कंपटीशन वेयर हेट्रोजीनियस गुड्स आर सोल्ड, राइट। जब हम उसमें और डिटेल में जाते हैं तब हमें जाके पता लगता है कि यहाँ पर कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकते हैं। कौन सी मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, ठीक है। ओके, इसको परफेक्ट ओलिगोपोली भी बोलते हैं। ये एकदम से मुझे अभी याद आया, उत्कर्ष ने वो कंपटीशन वर्ड परफेक्ट इम्परफेक्ट लाया तो, राइट। और अगर जो बाकी सारे जैसे में, अच्छा हमारी कंट्री में डीटीएच सर्विस जो है वो भी ओलिगोपोली का एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सब केबल ऑपरेटर्स अपने यहाँ पे डिश लगाते घूम रहे हैं लोकली जो होते हैं सारे, राइट। बट हर कोई सिर्फ अपने एरिया में लगा रहा है। मेजर मार्केट किसने करी हुई है कंट्रोल डीटीएच सर्विस की, टाटा, एयरटेल, वीडियोकॉन, है ना, और कोई नहीं आई गेस जो करता हो मेजरली कंट्रोल। और पता नहीं डिश होता है क्या अभी भी, डिश टीवी होता है अभी, पता नहीं, है ना, किसी को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे सुना सुना लग रहा है। अरे हाँ, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आया तो वही था शहर, टाटा स्काई होता है। टाटा स्काई तो है ही, हाँ। नहीं, मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, देखो। सब टीवी नहीं देखते? अरे नहीं, वो मतलब सब्सक्रिप्शन हटाए लिए हुए हैं बाकी सारे ना, तो उससे हो जाता है सारा, तो इसलिए। बाकी हाँ, मैं वैसे टीवी देखता भी नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत कभी डोरेमोन देख लिया या छोटा भीम, दैट्स इट। हाँ, तो अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कंपटीशन हो, राइट, तो वो क्या कहलाता है, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इम्प्योर ना बहुत कभी कभी यूज होता है, मैंने ज्यादा सुना नहीं, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और बस इसके एग्जांपल सारे हमने ले ही लिए। इसका एग्जांपल हमने क्या लिए थे, सीमेंट,
इसके हम ले लेते हैं क्या, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, डीटीएच सर्विसेज। किस किस को पता था डीटीएच की फुल फॉर्म? मैं अभी पूछने वाला था, मैंने गलती से बोल दी। डायरेक्ट टू होम नहीं पता होगा ना तुम्हें ये भी? नहीं। सर फुल फॉर्म कौन याद करता है ये बताओ? ये इतनी सिंपल चीज है, ये पता होनी चाहिए। अभी तुम्हारे एंट्रेंस होंगे ना अगर 12th के बाद, तब पता लगेगा तुम लोगों को। सर तब हम लर्न कर लेंगे। तब कितना कुछ लर्न करोगे। रट्टा। एंट्रेंस क्लियर करना आसान बात नहीं होती। तो अब आ जाते हैं कि होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग लिखो फ्यू बट डोमिनेंट फॉर्म। दिस शुड बी द हेडिंग। कम है बट वो डोमिनेंट है। ओके। उसके अलावा म्यूचुअल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहां पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की प्रॉब्लम आती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की प्रॉब्लम कैसे आती है कि भाई फोन बनाना तो अलाउड है, बट आधी से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो एप्पल, सैमसंग, अगर हम बात करें किसकी, सोनी और कौन सा है, एलजी। ठीक है, इन ऐसी ऐसी जो कंपनीज हैं वो अपने आप में पेटेंट करा के बैठी हुई हैं। तो भाई कहने को तो स्मार्टफोन जाके उत्कर्ष भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, आरे रजत अग्रवाली साहब, राइट। सो हम जाने को तो सर स्मार्टफोन। आपने हाँ, एक आप, मिनट। आप, हाँ, आपने मोबाइल का काम कब से शुरू कर दिया? नहीं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम तो। नहीं है। तो अब हाँ, तो बनाने को तो फोन हम भी बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि आधी से ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंट हो रखी है। ठीक है, आधी से ज्यादा जो राइट्स है वो कॉपीराइट हो रखे हैं, राइट। बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो बहुत कम है, और वो रॉ मटेरियल के बेस्ट प्राइजेस ये बड़ी कंपनियां दे रही हैं। तो हमको रॉ मटेरियल मार्केट में जाएंगे, हमें कोई बेचेगा ही नहीं। तो कहेगा कि सर आप जो प्राइस दे रहे हो हमें उससे बढ़िया प्राइस मिल रहा है बड़ी बड़ी कंपनी से, तो आपको क्यों दें। तो इस तरह से ओलिगोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है फॉर दी न्यू फर्म्स। restricted entry for new firms by the way of patent, copyrights, right, availability of सर raw जो कंपनी material। कैपिटल से जो जिस कंपनी का कैपिटल अपना सबसे अच्छा होगा वो कंपनी तो कर ही सकती है एंटर। जिसके पास अपना कैपिटल काफी अच्छे जैसे हम अमाउंट में रिलायंस होगा। की बात करें, रिलायंस किसी भी लाइन में आना चाहे तो वो आ सकती है, रेस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इफ यू हैव रिसोर्सेज, इफ यू हैव रिलायंस एम्पल ऑफ तो रिसोर्सेज। डूब रही है। ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं डूब रही अभी तो। इफ यू हैव capital, if you have ample of resources, then you can make entry to the industry even where there is restricted entry, right, because you have the resources जिससे आप नई टेक्नोलॉजी बना सकते हो। आपके पास एक ऐसी R&D टीम होगी, आप नया कुछ कर सकते हो, because there is always a scope for something else. It's just that उसके लिए you need like minded people, you need a great team। ठीक है, आपको ह्यूमन रिसोर्स अच्छा चाहिए, आपको R&D टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, उसके लिए कैपिटल अच्छी चाहिए, राइट, आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। सो ओलिगोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट आपको इतना वो करना पड़ेगा, मतलब आप आ ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं होती। ओके। और इसके बाद जो इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट है वो क्या है लगता है मेरे को, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। टाटा स्काई कोई ऑफर निकालेगा, उसके थोड़े दिन बाद ही कोई, या थोड़े दिन भी क्या यार, मतलब हाँ बिल्कुल थोड़े दिन के अंदर ही दूसरी कंपनी भी निकाल देती है, नहीं निकाल देती ऑफर कोई ना कोई, राइट। सर अगर दिवाली पे, एक मिनट, अगर दिवाली पे मारुति को डिस्काउंट देना स्टार्ट करेगा मारुति सुजुकी, क्या होंडा नहीं देगी उस टाइम पे डिस्काउंट? बताओ। देगी। देगी। तो क्या तो मैं बोल, मार्केट में स्टैंड हाँ, करना तो देंगे ही। राइट। तो इसका मतलब अगर हमें पता है कि सिर्फ 3-4 फर्म्स ही हैं जिनसे मैं कॉम्पीट कर रहा हूं, तो उनके डिसीजन से मेरी स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस होती है या नहीं होती? होती है। राइट। सो स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजन, या फिर हम ये कह सकते हैं
decisions taken by one firm affects the influences the strategy of another firm. ओके अगला पॉइंट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, विच इज प्राइस रिजिडिटी। एग्जाम्पल, ये किसी के यहाँ गाने चल रहे हैं, कौन है ये? ओके, प्राइस रिजिडिटी। कभी तुमने ऐसा देखा है कि पेप्सी ने कोई ऑफर निकाला हो और कोक ने अपने प्राइस कम कर दिया? बताओ। हाँ वही द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वाला जो नहीं 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 नहीं, वो नहीं। एक्चुअली में बताओ, कभी तुमने ऐसा देखा है? मैंने नहीं देखा ऐसा। सर क्यों ही कम करेंगे रेट? हम नहीं, क्यों ही, क्या तो कुछ नहीं होता, करने को कर सकते, बट ये बताओ देखा कभी कि कोक और पेप्सी रेट कम करके खेल रहे हो एक दूसरे के साथ? नहीं, एक ऑलरेडी ऑफर निकालता है, दूसरा भी ऑफर निकाल देगा, एक कुछ कैशबैक जैसा कुछ निकालेगा, दूसरा भी निकाल देगा, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई एक की 75 की बॉटल है तो वो कहेगा मैं 70 कर रहा हूं। ऐसा कभी देखा है? प्राइस वॉर देखिए कभी भी ओलिगोपोली फर्म्स के अंदर। माउंटेन ड्यू और कोक के बीच में देखी है। प्राइस वॉर कैसे हुई? कब कब बताओ? क्वांटिटी वॉर, प्राइस बताओ, प्राइस वॉर। जब जब माउंटेन ड्यू के प्राइस 40 हुए थे, हाँ 35 से, तब पहले कोक ने कहा था, क्वांटिटी भी कम कर दी थी, क्वांटिटी कम करी थी। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप सही कहना, आप ये कहना चाह रहे हो कि पर एमएल की जो प्राइस थी एक तरह से वो तो कम ही हो गई ना। हाँ, बट ये ओवरऑल प्राइस ऑफ अ बॉटल विच इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स इन द मार्केट, वो कम करी उन्होंने। सर ये लोग पागल बनाते हैं हमें, ऐसे बोलेंगे कि मतलब कुछ नई इंट्रोड्यूस कर देंगे नई क्वांटिटी और बोल देंगे, मतलब ऐसा दिखाएंगे हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि जैसे माउंटेन ड्यू की क्वांटिटी सेम थी और उसका बस प्राइस इंक्रीज हुआ मैं था, समझ गया आपकी बात और उत्कर्ष, कोक आप की जो प्राइस कहना चाह रहे हो, प्राइस सेम। हाँ आप ये कहना चाह रहे हो 1 ml के लिए जो हम पहले पे कर रहे थे वो ज्यादा था और 1 ml के लिए जो बाद में पे कर रहे थे वो कम था, है ना? तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक चीज सस्ती हो गई और दूसरी उतनी की उतनी थी, राइट? बट जो बॉटल मार्केट, जब हम एक इंसान बाहर जाके पैसा खर्चने जाता था उस बॉटल पे, उसको वो उतने ही पैसे दे रहा था, यस और नो? नहीं, एक ने पर एमएल क्वांटिटी भी तो डिक्रीज करी थी। मैं समझ गया आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ कोका कोला की बॉटल पहले भी अगर 35 की थी तो बाद में भी 35 की ही थी ना, चाहे क्वांटिटी बढ़ा दियो या कम कर दियो, है ना? वो तो उतने की थी ना। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। 25% एक्स्ट्रा, 25% कम, 25% सॉरी कम तो नहीं, 25% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, 50% एक्स्ट्रा, वो ऐसा कर देंगे, बट कभी भी प्राइस चेंज नहीं करेंगे। ओलिगोपोली मार्केट की ये खास बात है कि वो प्राइस चेंज नहीं करते। वो इसलिए प्राइस चेंज नहीं करते बिकॉज उन्हें पता है कि यार हमारा 3 फर्म के साथ कंपटीशन है, अगर प्राइस वॉर में चले गए तो अल्टीमेटली फ्री में सामान बांटना पड़ेगा। 2 रुपए मैं कम करूंगा, फिर वो सामने वाला 2 रुपए कम करेगा, फिर मैं 3 रुपए कम करूंगा, फिर वो सामने वाला 3 रुपए कम करेगा। दैट्स व्हाई दे नेवर इंडल्ज इनटू अ प्राइस वॉर, राइट? बिकॉज उन्हें पता है कि अल्टीमेटली दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर and there are only few firms like them who are dominating the market. So firms in oligopoly market do not indulge in don't indulge in what? प्राइस वॉर। प्राइस वॉर। वो ऑफर्स देंगे ऐसे 25% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, बट जो अपना एब्सोल्यूट प्राइस है ना वो कम नहीं करेंगे, राइट? और इसी वजह से, और कभी कम करना होगा तो एकदम से कम कर देंगे। ऐसे तो अब रिसेंटली ये तो शायद 1.5 साल पहले की बात है, लेकिन अब जो करंट प्राइस है वो तो दोनों की इक्वल है, किसके? माउंटेन ड्यू और कोक। हाँ, तो वही बात हो गई ना कि भाई कभी 25% एक्स्ट्रा दे दिया, कभी 20% एक्स्ट्रा दे दिया, कभी एक ने कभी दूसरे ने, बट अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद दोनों सेम ही प्राइस की बिक्री होंगी चीजें, है ना?
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर देयर इज ऑलवेज अ प्राइस रिजिडिटी। कोई एक चीज के, और अगर हम डीटीएच सर्विसेज की बात करें, कोई एक किसी चीज में थोड़े से ज्यादा चार्ज कर रहा होगा तो वो दूसरा किसी और चीज में उससे थोड़े से ज्यादा चार्ज कर रहा होगा, राइट। इसी तरह हम कार्स में अगर बात कर लें, किसी कंपनी की, वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, वाईफाई के अंदर, वाईफाई में तो ना मुझे पता नहीं, अब ओलिगोपोली कह सकते हैं नहीं उस मार्केट को। मेरे को तो तीन कंपनियों के अलावा, दो कंपनियों के अलावा कोई पता ही नहीं है वैसे, बड़ी कंपनी तीन, एयरटेल, जियो और एमटीएनएल। सो कोई बड़ी कंपनी तो पता नहीं इसके अलावा तीसरी। ओके, अब एक बात बताओ, जिस मार्केट में यही नहीं पता कि कब क्या डिसीजन ले ले कोई फर्म, ठीक है, प्राइस वॉर यहां पर हो नहीं रहा, ऐसी मार्केट का डिमांड कब बना सकते हो तुम कभी, जहां पे तुम्हें प्राइस का अंदाजा ही नहीं है कि कब बढ़ेगा, कब कम होगा, कब सेम रहेगा, सेम प्राइस में ही डिमांड कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तुम ऐसे मार्केट का कभी डिमांड कर्व बना सकते हो? नो सर। नहीं। तो इसीलिए इसका एक फीचर है लास्ट, क्या, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटरमाइंड नहीं है ये, ठीक है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, मतलब जिसका डिमांड कर्व नोन नहीं है, ठीक है, जिसका डिमांड कर्व बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होता है दूसरे के डिसीजंस की वजह से। हमारा प्राइस उतने का उतना है, बट एकदम से डिमांड कम हो जाएगी, एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, तो तुम एक सिंगल डिमांड, और अगर कोई नई फर्म नहीं आई तो हो सकता है कांस्टेंट ही रहे डिमांड, प्राइस बढ़ाने पर भी। सो डिमांड कर्व जो है वो यहाँ पर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, राइट। सो these are all the features of oligopoly and चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, ये दो टर्म्स जरूर कभी कभी किसी के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है ये। एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो चीजें इक्वल हों। हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो चीजों की बात करते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। किसकी बात करते हैं हम, किसकी बात करते रेवेन्यू हैं? और कॉस्ट। सो ऐसा Revenue पॉइंट जहां cost। पर हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। ओके, यस सर। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। दूसरा आ जाता है शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? एक बिजनेस के अंदर दो तरह के खर्चे होते हैं, कौन कौन से? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अरे अच्छा। मतलब एक्सप्लिसिट के अंदर ही टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब एक इंसान अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या सोच के शुरू करता है कि मेरे फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए जल्दी से? सोचता है वो कभी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हुए? बिजनेस स्टार्ट करते हुए तुम अगर एक मशीन डालोगे, ठीक है, या फिर एक बिल्डिंग रेंट पे लोगे, तुम कभी सोचोगे कि तुम उसका रेंट निकल जाए? तुम स्टार्टिंग में सिर्फ ये सोचोगे कि भैया जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो कवर हो जाए, मजदूरों की दिहाड़ी दे पाऊं, रॉ मटेरियल का खर्चा पे कर पाऊं, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पाऊं, ठीक है। तो एक इंसान ये सोचता है कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पा रहा हूं ना तो मैं बिजनेस चलाता रहूंगा। यस और नो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई कि मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कर पा रहा हूं, राइट। अब बात यह आ जाती है क्या कि भाई तुम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हो और फिक्स कॉस्ट कवर ही नहीं कर पा रहे, इवन आफ्टर थोड़ा टाइम हो गया है तुमको काम करते हुए, तो क्या तुम उस बिजनेस को और चला पाओगे? क्या तुम उस बिजनेस को एक नॉर्मल एजम्पशन के साथ बताओ और सस्टेन कर पाओगे एक टाइम के बाद? तुम नो अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल ही नहीं पा रहे, तुम मशीनरी की मेंटेनेंस, बिल्डिंग का रेंट, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये खर्चे तुम पूरे ही नहीं कर पा रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हो, तो क्या उत्कर्ष बिजनेस चला पाओगे? अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो हाँ। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही ना, अब तुम्हें टाइम हो गया काम करते हुए, तुम फिक्स नहीं कॉस्ट सर, नहीं। निकाल ही नहीं पा रहे, है ना। नहीं। तो इसका मतलब अगर तुम बिजनेस में तुम्हारा जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो बिजनेस में तुम्हारा रेवेन्यू है वो सारा वेरिएबल कॉस्ट जितना है, वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा नहीं है,
you are just earning enough to cover your variable cost. You are just earning enough to cover your, you are just earning enough to Variable cover your cost. variable cost. At that time, you have to shut down the business, and that is known as shutdown point, right? So मतलब एक्चुअली एट दैट पॉइंट यू डोंट हैव टू शट डाउन द बिजनेस. उस टाइम पे तुम ऐसे हो जाते हो कि भाई काम करूं या ना करूं, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा. जो भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा तो वेरिएबल कॉस्ट में जा रहा है. ना मेरी मेहनत का मेरे को मिल रहा है, और ना मैंने जो कैपिटल लगाई है, जो फिक्स फैक्टर लगाए हैं, उसका मेरे को कुछ मिल रहा है. सो इन अदर वर्ड्स, हाँ बोलो अर्पिता. तो सर दोनों केसेस में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बस चल रहा है. दोनों कौन से केसेस में? हाँ, ऊपर वाले में और इधर भी. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली. सो इवन अगर इधर देखो शटडाउन पॉइंट में, तो यहाँ पर तो आपको लॉस ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं ना, राइट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट निकल ही नहीं रही, तो काइंड ऑफ आपको लॉस ही हो रहा है. सो इट इज द सिचुएशन व्हेन फर्म इज इनडिफरेंट, मतलब न्यूट्रल वेदर टू प्रोड्यूस और शट डाउन, और आगे जाएं या बंद कर दें. ठीक है, इसके अलावा थोड़े से खर्चे और बढ़े तो अब हम बंद ही करेंगे, राइट. अभी तक हम न्यूट्रल हैं. And it is a situation when firm is able to cover its variable cost only. तो shutdown point होता है क्या? इसको मैंने दो तरह से लिखा हुआ है. प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह लो, या फिर दोनों साइड्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो. प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या हो जाएगा? टीआर, और एवीसी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? टीवीसी. ओके. सो और प्राइस को हम और क्या कहते हैं? प्राइस को क्या कहते हैं? और एवरेज रेवेन्यू. राइट. सो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो, या फिर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह लो. सो वो तो ये एक नंबर के, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जिस वजह से 99 रह जाते हैं बच्चों के कभी कभी. ठीक है. सो ओलिगोपोली के अंदर हमने बोला क्या कि भाई कुछ कम फर्म्स होती हैं, बट वो डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, वो मेजर पोर्शन मार्केट का कंट्रोल करके रखती हैं. ठीक है, जैसे हमने कहा कि बोइंग और एयरबस हम देखें तो एरोप्लेन्स बनाने वाली और भी कंपनीज होंगी पूरी दुनिया में, बट मैक्सिमम एरोप्लेन्स जो बनाती हैं वो बोइंग और एयरबस बनाती हैं. ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की हमने बात करी, हमारी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो कार्स हैं उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो 4 से 5 फर्म्स कंट्रोल करती हैं पूरी सेल का. तो ओलिगोपोली के अंदर फ्यू बट डोमिनेंट फर्म्स. हाँ उत्कर्ष. जैसे आपने एयरप्लेन्स में बताया, तो जैसे इंडिगो, एयर एशिया होते हैं, ये मैन्युफैक्चर अपने नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ये तो परचेज करते हैं हमें सर्विसेज देने के लिए, राइट. सो ये क्या करते हैं? परचेज करते हैं. सो अब ये जो फ्यू वर्ड है, इस फ्यू वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई आप ये फ्यू कहोगे किसको. तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई फ्यू का मतलब जनरली हम कहते हैं 4 से 5, राइट. अगर किसी इंडस्ट्री में मैक्सिमम 4 से 5 ही फर्म्स ऐसी हैं जो मेजर पोर्शन लेकर जा रही हैं, राइट. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी, आप वो देख लो ना, किसका परफेक्ट एग्जांपल है ओलिगोपोली का? हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट. वहां पर मेजर पोर्शन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अपना रिलायंस जियो, ये तीन ही कंपनीज के पास है. बाकी और भी छोटी छोटी कंपनीज आपको हिली एरियाज में या दूसरे एरियाज में मिल जाती हैं, राइट. सो फिर हमने कहा था कि भाई ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, राइट. ओलिगोपोली के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आ सकता है, राइट. ओलिगोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अब वही बात है कि ऐसे तो कोई भी आ जाओ, बट इतनी सारी चीजें होती हैं. कई बार रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है, कई बार पेटेंट्स और कॉपीराइट जैसी चीजों से हमने एंट्री रोकी हुई होती है, जिससे कि भाई कुछ नए लोग ये काम कर ही ना पाए. फिर आ जाता है नॉन, या फिर कोई एग्रीमेंट्स होते हैं ऐसे कि भाई एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि इस बिजनेस में और कोई नहीं आ सकता, राइट. सो इन सब तरीकों से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो रखी होती है. नॉन प्राइस कंपटीशन में मैंने क्या हाँ ये इसके अंदर क्या होता है? जैसे अभी आपने बताया कि एग्रीमेंट बना रखी, हाँ वो मैं बताऊंगा, आ ही नहीं सकता, उसको मैं अभी एक एक्सप्लेन करूंगा. अब वो एग्रीमेंट होता भी है और नहीं भी, ठीक है. उसके लिए एक एग्जांपल मैंने सोचा हुआ है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इस सबके फीचर्स के एंड में, ठीक है. ओके. फिर आ जाते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन में मैंने क्या बताया था? बताओ नॉन प्राइस कंपटीशन में
अदिति क्या बताया था मैंने नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब? सर अच्छे से याद नहीं है। ओके, काफी दिन थे आप लोगों के पास बीच में, वैसे एक बार उठा के रिवाइज करने के लिए तो सर मैं बताऊं, बताओ अर्पिता। जैसे कि दो कंपनीज है कोक और पेप्सी, अगर कोक के प्राइजेस कोक के साथ मतलब उसकी डिमांड बढ़ती है तो दूसरी वाली कंपनी जो सब्स्टिट्यूट है वो प्राइस नहीं कम करते, कुछ ऑफर दे देंगे पर प्राइस नहीं करते कम। बिल्कुल सही, राइट। नॉन प्राइस कंपटीशन या फिर इसको प्राइस रिजिडिटी भी बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि इतनी कम फर्म्स हैं और उनको पता है कि भाई मेजर पोर्शन तो वही डोमिनेट कर रही हैं और उनके कॉम्पिटिटर्स एक दो ही हैं या दो तीन ही हैं, तो वो कभी भी प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भाई हम सामने वाले को ये दिखाएं कि भाई तुमने प्राइस किया, हमने भी प्राइस कम कर दिया, थोड़े टाइम में फ्री में बेच रहे होंगे ऐसे तो सामान, राइट। रादर वो अपने टैक्टिक्स को चेंज करते हैं, ठीक है, वो नॉन प्राइस कंपटीशन की तरफ जाते हैं। वो अच्छे ऑफर्स देंगे, कैशबैक्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को फ्री सैंपल्स देंगे अपनी मार्केट के अंदर शेयर को पोजीशन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन के एकदम साथ में एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा जो इसी से निकल के आया, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ओलिगोपोली के अंदर आपको क्या लगता है, ज्यादा होगी या कम होगी? सर ऑलमोस्ट इक्वल होगी, मतलब सारी कंपनी। ज्यादा नहीं होगी। नहीं, मतलब कहने का मतलब है जैसे नॉर्मली हम दूसरे मार्केट फॉर्म्स की बात करें, जैसे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें या मोनोपोली की बात करें, वहां पर तो सेलिंग कॉस्ट ना के बराबर होती है, बट यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा राइट। होगी। क्योंकि आप अपने आसपास के एग्जांपल्स देखो ना आप, कि भाई अब जो कोक है, पेप्सी है, कितना ऐड करती हैं। आपको पता है ये जो कोका कोला और पेप्सी जो बनाती हैं, हमको जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देती हैं, इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती। सबसे ज्यादा पैसा जो इनका खर्च होता है वो होता है इनका एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे, राइट। सो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो होता है एक बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट कवर करता है इन फर्म्स का, ठीक है। तो जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा नहीं लगा उससे कहीं ज्यादा, एंड लिटरली आई एम सेइंग कहीं ज्यादा पैसा उस एक कोक की हाँ, बॉटल को बेचने में लगता है, राइट। और ऐसा सुना भी होगा आपने कभी ना कभी कहीं ऋतिक पे। रोशन ने जैसे उसका ऐड करा था माउंटेन ड्यू का। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आप देखो एक एक्टर को लेना, ऐड बनाना, ऐड की जो क्रिएटिव टीम होती है, जो कुछ ऐसा सोच रही है, जो सोच रही है कि वोडाफोन में जूजू आएंगे, राइट। सो वो सब जो क्रिएटिव टीम है, लाइक वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, ओके। सो सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। तो ओलिगोपोली में हर कोई अपना शेयर बनाए रखने के लिए और उस शेयर को और बेहतर करने के लिए सेलिंग एडवर्टीजमेंट पर, सैंपल्स पर, ऑफर्स पर, प्रमोशंस पर खर्चा करता है और सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट। इतनी बात समझ में आई? ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन का म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस में हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजंस ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंसेस दी स्ट्रेटेजीज एंड डिसीजंस ऑफ कॉम्पीटिंग फर्म। एक अगर कुछ करेगा, एक करेगा कि भाई आप कोक के साथ 25 रुपए का रिचार्ज ज्यादा, आपको एक क्या बोलते हैं, कोक के साथ आपको 1 GB डेटा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कोक ने ऐसा कर दिया, तो पेप्सी भी उस टाइम पर कुछ ऐसा कर देगा कि आपको 10 रुपए का कैशबैक मिलेगा, राइट। सो कोई भी एक फर्म कोई स्टेप लेगी तो दूसरा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लड़ने के लिए तैयार होगी कि भाई मैं ऐसा क्या दूं, क्या ऑफर करूं जिससे कि भाई मेरे प्रोडक्ट को सामने वाले से पीछे ना रहना पड़े और मेरा प्रोडक्ट भी बिके, राइट। अगर वो एक फर्म कुछ सोचती है कि भाई हमें इस मार्केट में भी एंटर करना चाहिए, तो दूसरी फर्म भी किसी ना किसी तरह से कोई नया फ्लेवर आप, अच्छा इसी से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस में सबसे बढ़िया यही हो सकता है। आपको लगता है अगर कोका कोला, हाँ रुको, पेप्सी डाइट, पेप्सी ब्लैक, कोक जीरो, राइट, कोक जीरो लेकर आया, कोक जीरो लेकर आया, लाइक जीरो शुगर, शुगर फ्री। है ना, तो उसमें कोई शुगर थी ही नहीं कोक जीरो में। कोक जीरो के आने के थोड़े टाइम बाद ही पेप्सी क्या ले आया, पेप्सी ब्लैक, राइट। नहीं, पेप्सी ब्लैक का नहीं तो पता। सो हाँ पेप्सी ब्लैक आ गई थी, तो कोक जीरो के थोड़े टाइम बाद ही पेप्सी ब्लैक आ गई, राइट। सो भाई ये क्या था, जैसे ही एक फर्म ने अपना कोई नया फ्लेवर वेरिएंट ऑफर किया और दूसरा वाला भी तभी ले आया। गाड़ी वालों ने कोई अपनी एक नई गाड़ी निकाली, अगर भाई स्विफ्ट ने स्विफ्ट डिजायर निकाली,
ठीक है, तो Hyundai ने भी एक्सेंट निकाल दी, राइट। सो मतलब हर जगह पर ओलिगोपोली में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई स्ट्रेटेजीज ऑफ वन फर्म इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस टेकन बाय द competing फर्म्स। ओके, उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड? डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड, बताओ। सर दोनों। दोनों, बिल्कुल सही कहा दोनों। अदिति ने। मैंने बताया था यहाँ पर होमोजीनियस भी होते हैं, डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, राइट। अगर होमोजीनियस के एग्जांपल क्या दिए थे मैंने? पेप्सी, नहीं, पेप्सी नहीं दी थी। जैसे वो पेप्सी हमें बिस्लेरी वगैरह। सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, राइट। सो सीमेंट, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप किसी भी कंपनी के लो, दे आर मोर और लेस सेम, ठीक है। वो तो एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जो उनको मिनिस्ट्रीज ने दी हैं, जो उस पर्टिकुलर चीज की मिनिस्ट्री ने दी है, राइट। बट फिर भी आप एक ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, कुछ 2-3 ब्रांड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो एज कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो ऐसे फर्म्स, जहां ऐसी मार्केट या सॉरी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं और राज करने वाली 2-3 फर्म्स ही हैं। देखो ये तो मेन कंडीशन है, डोमिनेट करने वाली फ्यू फर्म्स हैं, बट उस इंडस्ट्री में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली, राइट। परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली। और अगर हेट्रोजीनियस या फिर जिनको हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जिसके हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई थोड़ा फर्क होता है हमेशा दो प्रोडक्ट्स के, पेप्सी ब्लैक और जीरो में भी थोड़ा फर्क था, राइट। और कार्स के अंदर भी हम बात करें तो जैसे हमने कहा डिजायर और एक्सेंट में भी फर्क है, राइट। उसके अलावा हम डीटीएच सर्विस में बात करें तो भी थोड़ा फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क जियो और एयरटेल के अंदर भी है, हर एक के अंदर फर्क रहता है ना, राइट। सो उन सारे जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उसको भी ओलिगोपोली ही बोलेंगे अगर डोमिनेट फ्यू फर्म्स कर रही हैं, बट उसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। सर एक चीज पूछनी थी, हाँ, जैसे जैसे जो बड़े ब्रांड्स है, हम्म, जैसे फोन की बात करें हम तो जैसे एप्पल, वन प्लस वगैरह, ये जो बड़े ब्रांड्स है ये इतनी हाँ, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते जितने वीवो वगैरह करते हैं ये फोन, हाँ, क्योंकि जबकि इनके पास पैसा ज्यादा है? पैसा ज्यादा है ना, बट जरूरत उतनी नहीं है। बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट इज गेटिंग सोल्ड, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बिक ही रहा है, राइट, सो अब तुम्हारी चॉइस आ जाती है। फिर देखो हर तरह के ब्रांड्स होते हैं, कुछ आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप पेप्सी को लेकर देखो, पेप्सी बिक रही है बहुत, बट वो फिर भी बड़े स्टार्स को ले रहा है, वो उसकी अपनी चॉइस है, राइट। वो अभी भी बड़े स्टार्स को ही ले रहा है। लक्स है, लक्स की जो सोप है, ठीक है, लक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली साबुन में से है हमारी कंट्री की, बिकॉज वो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली सोप के अंदर भी आ जाती है एंड विद अ गुड क्वालिटी, ऐसा उसको दिखाया जाता है हमेशा। हमेशा हमारी कंट्री की लीडिंग एक्ट्रेसेस को उसने अपने एड में लिया है। फोन्स के अंदर अब आपने कहा कि भाई बड़े ब्रांड्स तो ले सकते हैं बट वो फिर भी नहीं लेते, तो इट्स देयर चॉइस, उन्हें लगता है उनके, देखो जो छोटे फर्म्स है ना, जो छोटी कंपनीज हैं, थोड़ी सी छोटी नहीं कहूंगा, जिनके फोन्स कम बिक रहे हैं या नहीं, जो बजट सेगमेंट में आते हैं, उन लोगों के लिए ना मजबूरी है बड़े एक्टर्स को लेकर मास को, क्राउड को पुल करना, बिकॉज उनके लिए कहीं ना कहीं उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, जो एक अपनी क्वालिटी के ऊपर लड़ना चाहती हैं, राइट, या फिर जिनको भरोसा है कि भाई उनका प्रोडक्ट को, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स बिकवाएंगे और ना कि बड़ा एक्टर कोई, तो वो लोग अब कास्ट जैसे नहीं करते। अब जैसे ये जो मैंने छोटी कंपनीज होती है, जैसे मैंने वीवो का एग्जांपल दिया, तो ये तो हर हफ्ते में एक फोन निकाल देते हैं अपना कोई ना हाँ, कोई। राइट, वो भी है। और दूसरा एक और बात है ना, कहीं नहीं तो ना ऐसा कहीं ना क्यों है? ऐसा नहीं, ये सिर्फ अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, मतलब ये कंपनी के ऊपर है। बिकॉज अच्छा। देर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि भाई प्रोडक्ट अपने आप को खुद बेचता है, राइट। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि प्रोडक्ट को बेचना जरूरी है, चाहे वो अपने आप को बेचे या फिर तुम किसी भी तरह उसको बेचो, राइट। सो दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो डिफर करता है।
ठीक है, एंड इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज आप अगर एक बात देखो, सबसे ज्यादा चिप्स जो होते हैं, कौन से चिप्स बिकते हैं? अब हम जो नॉर्मली लेस। सबको, लेज, राइट? बट सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाला जो एक्टर है वो किस में आता है? डायमंड, सलमान खान, राइट? सो तुम देखो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उनके चिप्स के पैकेट के ऊपर उतना पैसा लगता है जितना वो पर यूनिट खर्च कर रहे होंगे सलमान की, अगर फीस को हम लगा ले तो, राइट? और लेकिन अभी भी कोई जो डायमंड चिप्स जो उनके वो बिक थोड़ा ना गए। अब बहुत बिकते हैं वो। जैसे वीवो का एक बार अरे बीवी ने ये करा जो था भुवन बाम ने। डायमंड है ना, ये जो डायमंड है, ये जो बिंगो है, ये पता है ये बहुत ज्यादा बिकते हैं। ये मेरे को पीछे किसी ने बताया कि, और ये बात ट्रू है। अब मैंने तुम्हें बताया ना, तुम भी ऑब्जर्व करोगे, उसके बताने के बाद से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर हम अपने ये अर्बन इसमें से बाहर निकलते हैं ना, जब जो हम ये बहुत ही बिल्कुल अर्बन एरियाज में जो हम रह रहे हैं, ठीक है, आप नोटिस करना ये बिंगो और डायमंड मिल जाएंगे, लेज नहीं मिलेगा। हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होंगे, बिंगो मिलेगा, राइट? Yes. तो अभी आप नोटिस करोगे, अब मैंने आज बताया ना, मैंने भी किसी के बताने के बाद नोटिस किया, हम एक्चुअली हम जहाँ रह रहे हैं ना, हमें तो लगता है भाई लेज ही मिलता है और कुछ तो मिलता ही नहीं। बट अगर आप जाओगे वहां पर जहां पर भाई लोगों को अभी भी 5 रुपए वाला पैकेट खरीदना है और वो ये चाहते हैं कि उसमें 4 चिप से ज्यादा मिले, तो वो लेज नहीं खरीदेंगे, राइट? सो हाँ, और एक और चीज इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक है, कुछ कंपनीज को ऐसा लगता है कि अगर वो बड़े एक्टर्स को लेंगे तो प्रोडक्ट से ज्यादा ध्यान लोगों का उस एक्टर पर जाएगा, राइट? सो अब जैसे प्रोडक्ट भुवन बाम ने ट्राई लाइमलाइट। करा था वीवो का। अब वीवो में कौन आता है वैसे, मेरे को याद नहीं आ रहा। अब तो कोई नहीं आता, लेकिन एक पहले करा था वीवो का एक हाँ, किसने? बीबी भुवन बाम ने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और वीवो की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोन एक वही बिका है, उसके अलावा कोई बिका ही तो नहीं। अब देखो ना, अब मतलब आज भी लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट से इम्पैक्ट होते हैं, और ये बात सच है भाई। मतलब लिटरली, और सलमान खान के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने देखा है लोगों को, राइट? सो कि भाई ने कहा है तो करना है ये तो। सो है सलमान खान वाला तो। आ, अच्छा, ऐसा है क्या आप लोगों के साथ भी, मतलब कि सलमान खान की मूवी आती है तो फैमिली के साथ जाते हो देखने? अगर कुछ लोग तो ऐसे अक्षय होते हैं जो कुमार मूवी या देखने जाते ही नहीं। आयुष्मान की। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि मूवी देखने जाते ही नहीं है पेरेंट्स के साथ। मतलब मेरे एक आधे दोस्त ऐसे हैं जो बचपन से पेरेंट्स के साथ मूवी देखने ही नहीं गए कभी कोई, ठीक है? बट ये है कि कुछ का होता है ना कि भाई इस एक्टर की आएगी तो जाएंगे। अब जैसे उत्कर्ष क्या कह रहे हैं, अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, और मम्मी के कुछ साथ ही जाता हूँ, पापा नहीं चलते। हाँ, वो किसी हद के यहाँ कुछ अपना अपना एक अलग रूल बना हुआ होता है, इम्प्लाइड सा। तो और किसी का कुछ ऐसा? देखने गए थे ना? ये तो शाली पूछ रही है क्या मम्मी से? नहीं, नो। क्या? अच्छा, तो मेरे यहाँ पे सलमान खान वाला है ये। ऑल्दो कोई भी फैन नहीं है तीनों में से सलमान खान का, ठीक है, बट फिर भी सलमान खान की मूवी आती है तो हम तीनों जाते हैं। उसका एक, बट नहीं, रेस 3 नहीं गए थे, और एक और भी नहीं गए थे। तो हाँ, बट वो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि लाइक वो काफी फैमिली मूवी होती है, एंड इट्स लाइक कि देयर वुड नॉट बी एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट विद पेरेंट्स। सो इसलिए दे दे सलमान प्यार दे मम्मी के साथ। तो अब हाँ वही ना, मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता ना, मैं अपना ऐसा होता है सलमान खान की मूवी जाएंगे पापा मम्मी के साथ, एकदम अच्छी मूवी होती है, फैमिली वाली शुद्ध मूवी, राइट? सो हाँ, ओके। सो ठीक है, तो आगे चलेगा। ये उत्कर्ष के ने एग्जांपल से स्टार्ट करी जो बातें एक्टर्स वाले से, तो ठीक है, तो दैट वाज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट हो गया, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कब कौन सी फर्म किस तरह रिएक्ट कर दे, राइट? तो आप एक सिंगल डिमांड कर्व नहीं बना सकते इन फर्म्स के लिए, वो कभी कहीं शिफ्ट हो जाएगा, कभी कहीं शिफ्ट हो जाएगा, आप प्राइस नहीं भी चेंज करोगे आपका प्रोडक्ट, आप फिर भी बैठे बैठे बर्बाद हो जाओगे, राइट? सो मतलब कहने का मतलब है कि लाइक यू कैन नॉट डिटरमाइन अ सिंगल डिमांड कर्व फॉर द फर्म्स competing in the oligopoly market. So indeterminate है ये, indetermined नहीं है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, indeterminate का मतलब होता है something which is not known, right? Which is not known with the certainty. Okay. अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ओलिगोपोली को जैसे आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो ना,
उसी तरह ओलिगोपोली कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कोल्यूसिव एंड इनकोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। यहां पर हम उत्कर्ष की वो जो एग्रीमेंट वाली बात थी वो भी हम लेंगे यहाँ पे। कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती हैं? कोल्यूसिव का मतलब किसी को पता है क्या होता है जनरली? बताओ, मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं, जनरली कॉल्यूसिव, कॉल्यूड करना, क्या बोलते हैं कॉल्यूड करने को? क्लैश करना शायद। मिल जाना, क्लैश नहीं करना, ऑपोजिट हो गया है तो कहीं कहीं। ठीक है, कॉल्यूसिव का मतलब कॉल्यूड करना, मिल जाना। ठीक है, उत्कर्ष आप एक प्रोडक्ट बेचते हो, मोनाको जीरा बिस्किट, ये तो पार्ले बेचता है। ठीक है, सो हाँ, बहुत बड़ा प्रोडक्ट हो गया ना। तो उत्कर्ष आप बेचते हो कुछ भी, एक्स चीज बेचते हो आप, ठीक है, राइट। क्या बेचते हो? पेन बेचते हो आप, ठीक है, कोई एक जो या नहीं, इस कुछ भी नहीं लेते, ऐसे एक्स ही मान लेते हैं, कोई एक एक्स चीज आप बेचते हो, वही एक्स चीज मैं भी बेचता हूँ, राइट, और वही अर्पिता भी बेचती है। हम तीनों के अलावा वो चीज कोई भी नहीं बेचता, किसी के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो चीज बेच पाए। ठीक है, वो मजबूर है वो लोग कि भाई उनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो बेच पाए। एक तरीका तो क्या है, हम तीनों आपस में लड़ाई करते रहे। ठीक है, ये तो बहुत ही, तुम देख रहे हो कितनी ज्यादा छोटी ओलिगोपोली हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल ओलिगोपोली में भी 3 फर्म डोमिनेट करती होंगी, बट और भी फर्म्स वो चीज बनाती हैं। यहाँ पर हम 3 ही 3 है मेन सबसे, राइट। अब एक तरीका तो ये हम आपस में लड़ाई करते रहे थोड़ी बहुत। ठीक है, कभी तुमने सप्लाई बढ़ा दी, किसी ने तो भाई तुम्हारा वो एक्स प्रोडक्ट सस्ता बिकेगा, मैंने सप्लाई कम करी हुई है तो मेरा महंगा होगा, तो मेरे से लोग नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीदेंगे। कभी कभी अर्पिता कुछ ऐसी गेम खेल देगी। दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे मस्त तरीका तीनों है, साथ में आ जाते हैं। यस, तीनों के तीनों आपस में एकदम गुटबाजी कर लेते हैं, राइट। ठीक है, अब वो गुटबाजी क्या होगी कि भाई हमने सोचा कि अच्छा, प्रोडक्ट का प्राइस तब बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी, ठीक है, और शॉर्टेज होती है। हमने कहा कुछ नहीं होता, प्राइस शॉर्टेज डबल कर देते हैं। करके, प्राइस नहीं डबल करके। ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा कि अच्छा, हमने देखा कि वो अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स में कि जब शॉर्टेज होती है तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, तो हमने कहा कोई नहीं, सप्लाई तो हम ही करनी है, शॉर्टेज कर देते हैं। मार्केट में जरूरत है 100 यूनिट की, हम हमेशा बनाएंगे 80 यूनिट, 80 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे ही नहीं, तीनों मिलके बांट लेंगे 80 किस किस को बनानी है। मान लो सबसे बड़ी कंपनी उत्कर्ष की है, ठीक है, वो 40 यूनिट बना लेगा और अर्पिता 20 यूनिट बना लेगी, मैं भी 20 यूनिट बना लूंगा, ये हमने एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, मार्केट में 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, हम हमेशा बना रहे हैं 80 यूनिट, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, हमेशा हमारे प्रोडक्ट की क्योंकि डिमांड ओवर है, और इस तरह से हम लोग किस तरह के प्रॉफिट्स कमा पाएंगे लॉन्ग रन में? सुपर प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। सबको समझ आई ये बात? अदिति, तान्या, वेदी और तुषाली? यस सर। यस सर। राइट, इस तरह की ओलिगोपोली को बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली, सर इसमें राइट। कुछ सब्स्टिट्यूट गुड आ गया फिर? अभी मैं अब आपको इसका एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बनता ही ऐसी चीजों में जिसका सब्स्टिट्यूट आना ना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली में एक ओलिगोपोली है जो सबसे सक्सेसफुल ओलिगोपोली का एग्जांपल है, बड़े हो जाओगे थोड़े टाइम बाद और तब तक यही पढ़ाया जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, ये ओपेक जो है एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली है, राइट। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि हम पेट्रोलियम की जो ऑयल की जो सप्लाई है, राइट। अब ऑयल ऐसा रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह पर ज्यादा है, राइट। सो अब ये जो नेशंस हैं, इन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है क्या कि भैया हम इतने से ज्यादा सप्लाई कभी करेंगे ही नहीं।
अगर इतने से ज्यादा हम सप्लाई कभी करेंगे ही नहीं तो वर्ल्ड में हमेशा ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, राइट। और हम ज्यादा प्राइस के ऊपर, जो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है जो, उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर हम अपनी चीज को बेच पाएंगे। अब बात आ जाती है ये कॉल्यूसिव ओलिगोपोली सक्सेसफुल कैसे है, तो उसका रीजन है वो जो, जिस तरह अर्पिता को क्लियर हो गया होगा जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी, कि पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट, ऑयल के सब्स्टिट्यूट अभी भी बहुत कम है, राइट। क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है पेट्रोलियम का कोई। हाँ उत्कर्ष। अब जैसे फॉरेन में अल्कोहल से भी चलती है गाड़ियां, तो ऐसे तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ ही रहे हैं, राइट। हाँ। बट बात यह है ना कि हमने सबसे पहले तो व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स से सिर्फ बात नहीं है, पेट्रोलियम और ऑयल मशीनों को चलाने के लिए चाहिए होता है, बहुत बड़ी बड़ी, राइट। जब अल्कोहल भी वही पावर जनरेट कर रही है। अब वही मैं उसी पे आ रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है ना कोई, राइट। और अभी बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में, एक टाइम के बाद, जो तुम कहना चाह रहे हो, ये ओलिगोपोली सक्सेसफुल ना रहे। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं रही अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने में, तो ये ओलिगोपोली भी क्या हो जाएगी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अलग अलग हो जाएंगे ये सारे। बताओ यार, सिंपल सा वर्ड कुछ दिमाग से हट गया, कुछ क्या हो? कंट्रीज में तो करती है रन, जैसे इटली। यार एक मिनट रुको यार, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। अब एक मिनट रुको उत्कर्ष, जो तुम्हारी वाली बात है ना, उससे भी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट, जो कुछ कंट्रीज ने मिलकर सोचा कि हम पेट्रोल के रिगार्डिंग, अच्छा हाँ, और ये जो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली में ये जो एग्रीमेंट हो जाता है इन फर्म्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं कार्टल। ये जो एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्टल। ये एक नंबर में आ सकता है ये सब कुछ, राइट। उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्टल। सो कार्टल इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म्स, यहाँ पर कंट्रीज हैं वो, राइट, या फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट, हाँ मतलब वो डिफरेंट फर्म्स ही बोलेंगे। कार्टेल इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म्स जो अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। अब पता है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को देख के ना, कॉपर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को भी सूझा कि भाई कॉपर के लिए भी हम ऐसी बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने बनाया सीपेक, राइट, जैसे ये ओपेक है ना, उन्होंने बनाया था सीपेक, वो भी एक कार्टेल था। बट वो कार्टेल डिसॉल्व हो गया थोड़े टाइम बाद ही। क्या रीजन था उसका? ऑयल जो है उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। यस और नो, मानते हो या नहीं? ऑयल की जो डिमांड है वो क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्यों? बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों को, मेरे को लगता है कि दिस इज समथिंग जो इंटरेस्टिंग भी और पता होना चाहिए थोड़ा सा। सो ऑयल जो है वो, उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, बिकॉज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। इतनी बात सही है, राइट। कॉपर दूसरी साइड पे जो है उसकी डिमांड जो है वो है रिलेटिवली मोर इलास्टिक, बिकॉज मेनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, एंड सबसे बड़ा आ जाता है एल्यूमिनियम, राइट। तो कॉपर जिन जिन जगहों पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज उसका जहां पर होता है, कॉपर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, और सबसे मेन है क्या, अपना ओलिगो, क्या बोल रहा था मैं, एल्यूमिनियम, ओके। और एक और सबसे बड़ी बात, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो थी ना, जिन्होंने ये ओपेक बनाया था, ये अपने आप में बहुत मेजर पोर्शन ऑयल प्रोडक्शन का कंट्रोल करती थी, राइट। और ये जो सीपेक जिन्होंने बनाया, कॉपर वाले जिन्होंने बनाया, वो मुश्किल से शायद से 20% पूरी मार्केट का उनके पास था नहीं, और पता नहीं क्यों चौड़े हो गए थे, राइट। तो वो जो था थोड़े टाइम बाद ही वो भी एक कार्टेल था जो डिसॉल्व हो गया, और सब अपना अलग अलग काम करने लग गए थे। तो वो शौक था एक, पूरा हो गया, ओके। सो दैट इज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। और नॉन कॉल्यूसिव, जैसा कि हमने अभी सारे एग्जांपल्स लिए थे, वो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली होती है, राइट, जहां पर कोई भी ऐसा कार्टेल नहीं होता, राइट। तो उत्कर्ष, उस बात का आंसर मिल गया होगा ना कि भाई अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो फिर क्या होगा, राइट। सो जैसे मैं एक हाँ, आपके साथ इंसिडेंट शेयर कर रहा था, जैसे इटली में तो अल्कोहल से रन करती है।
अच्छा, वहां पर अल्कोहल से ही करती हैं मतलब, या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है? दोनों दोनों, हाँ, सो जैसे यहाँ पे वही है। डीजल और वो होता है वहां पे हुआ है। हाँ, सो अब यही है मतलब, अगर भाई तुम्हें एक टाइम के बाद ढूंढना पड़ता है, दो रीजंस होते हैं, तुम्हें सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ते हैं। एक, जो रिसोर्स है वो कम हो रहा हो, और दूसरा, जो कार्टल है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा हो उस चीज का। और ऑयल के चीज में अगर देखा जाए, सो पहला वाला रीजन ज्यादा वो है कि भाई इट इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्टर रेट। ठीक है, ऑल्दो ओपेक की पावर अब पहले जितनी नहीं रही, बट अभी भी बहुत है। ओके, सो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखते ही देखते आपके नोट्स अपडेट हो गए थे ये ओलिगोपोली वाले, राइट? सो ओलिगी मीन्स फ्यू, पोलियन मीन्स टू सेल। सो इसका आ जाता है ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर्स। ये अच्छी लाइन लगी मेरे को, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज सेलर। ठीक है तो कम, बट वो बहुत बड़े सेलर्स हैं। ओके, और दोनों तरह के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं। फिर मैंने बता दिया कि देयर क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव, और परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो और इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक और था ये डुओपोली, राइट? डुओपोली जो है एक स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, जहां पर देयर आर एग्जैक्टली टू सेलर्स, राइट? सो उसके केस में हमने जो मतलब जो मेजर पोर्शन है वो सिर्फ दो सेलर्स कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको के लिए लिया था, कौन सा? अच्छा, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर भी, एयरबस एंड बोइंग एंड सॉरी, राइट, कमर्शियल लार्ज जेट एयरक्राफ्ट मार्केट, पेप्सी एंड कोका कोला। सॉफ्ट ड्रिंक में इंटेल एंड एएमडी माइक्रो प्रोसेसर की मार्केट में, राइट? सो ये सब जो है डुओपोली का एग्जांपल है, जहां पर एग्जैक्टली दो सेलर्स डोमिनेट करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये एक एक नंबर में आ सकता है, और एक एक चीज अच्छे से करना है इस चैप्टर की, छोटी से छोटी। क्यों? क्योंकि बाकी सब कट ही गया इस चैप्टर से ना, राइट? सो जो चीज बची है उसको बहुत अच्छे से करना है। ओके, फिर आ जाता है क्या? फ्यू बट डोमिनेंट फर्म्स। हमने करा कि भाई सर, कुछ, हाँ, आज 7 o'clock तक ही है ना पूरी क्लास? उससे पहले ही हो जाएगी मुझे लगता है। चलो ठीक है, हूँ मैं, ठीक है, सो लेट करवा लिया मैंने अपना। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ चलो ठीक है, अब करा लिया तो बढ़िया ही बात है। ठीक है, सो अब हाँ, तो अंडर ओलिगोपोली देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स। वो कह रहे हैं कोई एग्जैक्ट नंबर ऐसे पता तो नहीं है, बट बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है इनके बीच में। वीडियो ऑन कर लो यार। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, राइट? नंबर ऑफ फर्म्स इतनी कम होती हैं कि भाई एक कोई भी फर्म होगी वो अपने राइवल फर्म्स को अफेक्ट करेगी। बैरियर्स टू एंट्री, भाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री किस तरह से, लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंट्रोल करा हुआ है क्रूशियल रॉ मटेरियल्स को, पेटेंट लाइसेंसेस, राइट? सो अच्छा, अब देखो ना, जो हमारी टेलीकॉम मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट के अंदर ऐसे तो वो नहीं है ना, कोई बैरियर अलग से तो नहीं है, बट कंट्रोल ओवर दी क्रूशियल रॉ मटेरियल्स की केस में, ये जो आपकी स्पेक्ट्रम होता है, जो बैंडविड्थ होती है, इसकी ऑक्शन होती है कि भाई किसकी जो सबसे ज्यादा होता है ना, कि भाई हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, लाइनें बिछी हुई हैं उनकी, जियो की या वोडाफोन की या इसकी, ठीक है, जो कवरेज की, तो इसके वो होती हैं, ऑक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट ऑक्शन करता है इसका कि भाई 4G ऑक्शन, 3G ऑक्शन, कि भाई सबसे ज्यादा जो पैसे देगा उसके लिए होगा। सो ये भी तो कंट्रोल है। सो दिस आल्सो कम्स अंडर द बैरियर जो ओलिगोपोली के लिए होते हैं। ये एक बार रिपीट करना, ये समझ नहीं ये आया थोड़ा। जो हम 4G और 5G और ये यूज करते हैं ना, तो होता क्या है कि भाई ये कितनी कवरेज होगी, राइट? कितना नेटवर्क कवरेज होगा कौन से ऑपरेटर का, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसने कितना खरीदा हुआ है, राइट? कितना एरिया पर वो चीज खरीदी हुई है, राइट? और वो कितनी खरीदी हुई है, दैट डिपेंड्स अपॉन उसने कितनी बिड लगाई थी जब गवर्नमेंट ने ऑक्शन करी थी उसकी, राइट? सो इसी जैसे कि 5G की ऑक्शन हुई थी अभी पीछे,
किसी कंपनी ने कुछ खरीदा ही नहीं, कोई बिड ही नहीं लगाई ढंग से किसी ने। क्यों? क्योंकि भाई हर कोई ऐसे था हमारी कंट्री में, एक तो सारे टेलीकॉम वाले लॉसेस में जा रहे हैं, सारे ही लॉस में है लगभग, वो तो राइट। बंद हो रही है ना तो आइडिया वोडाफोन। वो पता नहीं, हो ही जाएगी वो, मुझे लगता है। वैसे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता हो रही है या नहीं, बट हाँ। सो अब हाँ, तो ये जो है क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने करी ही नहीं वो ऑक्शन में, बिड ही नहीं लगाई, क्योंकि सब किसी ने भी नहीं लगाई, मतलब कि बिकॉज उनको लगा कि अभी हमारी कंट्री में वो चीज थोड़ी दूर है एज कम्पेयर टू कि अभी इसी के लॉसेस से वो नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। ओके, सर इनका कैसे लॉस है? अभी ये सारी कंपनीज उल्टा इनका लॉस में तो जा रही हैं, जियो को छोड़ के बस। इनका तो इनका इनका तो उल्टा और होना चाहिए, इनकी तो इनकम बढ़नी चाहिए। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, ये लॉकडाउन के अंदर इनकी डिमांड बढ़ी है। बात ये है ना कि हमारी कंट्री में जब से डिसरप्शन मचा दी थी आके जियो ने, बिकॉज जो जियो जिस प्राइजेस पे चीजें दे रहा था, वो बाकी कंपनीज का कहना है कि एक तो वो कंपटीशन में अच्छा सही कंपटीशन नहीं है, बिकॉज वो वायबल ही नहीं है। जियो ने क्या करा कि पहले लॉसेस पर बिल्कुल सब कुछ बेचा, बट बाद में जियो खुद रिकवर कर गया। और जियो के साथ एडवांटेज क्या था कि उसके पास कोई पुराना बैगेज नहीं था। ये कंपनीज है बहुत पुरानी पुरानी, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े लोन चढ़े हुए हैं ऑलरेडी, राइट। और अब ये जो कंपनीज हैं ये कहती हैं कि भाई इन्होंने भी फिर ऑफर्स दिए अपने कस्टमर्स को रखने के लिए, ये लोग उन लॉसेस से अब तक बाहर ही नहीं आ पाए। तो इसी वजह से एयरटेल ने थोड़े टाइम पहले बोल दिया था कि नाउ दे विल फोकस ऑन दी क्वालिटी एंड नॉट जस्ट दी ऑफर्स। तो अब एयरटेल जो है वो वैसे ऑफर्स नहीं दे रहा जैसे कि आपको ये वोडाफोन आइडिया फिर जियो में मिलेंगे, राइट। वो एयरटेल अब आप कह सकते हो कि महंगा है इनसे, सो बट एयरटेल इज नाउ फोकसिंग ऑन दी कस्टमर सर्विस, और वो एक्चुअली में एयरटेल की बहुत अच्छी है। हाँ मैं खुद अब एयरटेल का एयरटेल कस्टमर हूँ। लेकिन जियो के अंदर हाँ, अभी तो इसके कस्टमर्स भी तो कम हुए थे जब इन्होंने वो मिनट वाला निकाला था। बट और वही जब ना फिर एयरटेल ने भी अपनी टैगलाइन दी थी कि फ्री मतलब फ्री। हाँ हाँ, बस ये है कि हाँ वो था, इनों के बीच में कुछ हुआ था, राइट। तो चलो ठीक है। सो हाँ, तो मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। उसके बाद आ जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर हमने बोल दिया क्या कि भाई जो थोड़ी सी फर्म, नहीं वो कहाँ गया, ये रहा। हाँ, फर्म्स जो होती हैं दे ट्राई टू अवॉइड कंपटीशन, ठीक है। वो दूसरे दूसरे तरीकों से लड़ाई रखना करना पसंद करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर प्राइस कम करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आफ्टर सेल सर्विस, एडवर्टाइजिंग, वारंटीज, इन चीजों को वो ज्यादा बेटर करने की कोशिश करती है। इंटरडिपेंडेंस में मैंने वो लाइन लिखी होगी, वो यहाँ पे जरूरी होती है। हाँ, अ फर्म टेक्स इनटू अकाउंट, कि भाई वो ध्यान में रखती है कि जो भी एक्शन है और रिएक्शन है उसकी कंपीटिंग फर्म्स का, while डिटरमाइनिंग इट्स प्राइस एंड आउटपुट लेवल। तो यहाँ पर मैंने वही कोका कोला पेप्सी वाला एग्जांपल दिया है कि भाई अगर कोई एक नया वेराइटी निकालेगा, वेरिएंट निकालेगा, तो दूसरा भी निकालेगा। ये क्यों नाराज हो रहा है? चलो कोई नहीं। सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इधर होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड, ठीक है, इसको भी हमने कर लिया। सेलिंग कॉस्ट में हमने यही करा, बिकॉज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, तो भाई सेलिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो राइवल फर्म्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होता है। देन द लास्ट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, कि भाई एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न हमें प्रोड्यूसर का नहीं पता होता, बिकॉज एक तो इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, और दूसरा हमें पता नहीं हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर राइवल रिएक्ट करने कैसे वाला है, राइट। एक ही चीज के ऊपर अलग अलग राइवल का या फिर अलग अलग टाइम पे एक ही राइवल का अलग रिएक्शन हो सकता है, और इसकी वजह से डिमांड कर्व जो है वो सर्टेनिटी के साथ उसकी शेप नहीं बताई जा सकती, एंड दैट्स व्हाई इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, उसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपके पास स्केल और पेंसिल, राइट, और रजिस्टर साथ में होना चाहिए हर क्लास में, राइट। जो भी डायग्राम्स होंगे, ठीक है, उसमें से आपको पता लगेगा कि हम किस तरह करेंगे वो चैप्टर। सो वो डायग्राम्स आपको बनाने होंगे साथ साथ, ओके। सो अच्छे से एक मतलब जहां से आपको रखना हो तो रजिस्टर और अपना
अब क्या बोलते हैं उसको बनाने के लिए, पेंसिल और स्केल, इरेजर, शार्पनर जो है अपना साथ में रख के बैठ। ऑल राइट, Yes, sir. okay, so that was all for the today's class. So bye everyone.